पहले हम देखते हैं वोल्ट, थर्मल वोल्टेज बीटी और बीटीएच। तो वोल्ट इक्वलेंट ऑफ टेम्परेचर बीटीएच है, वो वोल्ट इक्वलेंट ऑफ टेम्परेचर है। यानी कि सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, उसका मतलब अगर हम वोल्टेज निकालना चाहें कि कितने वोल्टेज से उतनी करंट फ्लो होगी, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम वोल्ट बी टी एच को कैलकुलेट करते हैं। जो बी टी एच है उसका फॉर्मूला है के वार टी बाई क्यू। के वार इज इक्वल टू क्यू के। तो क्यू के अगर वैल्यू पुट करेंगे इसमें, बी टी इज इक्वल टू क्यू के टी बाई क्यू, इसमें से क्यू कैंसिल हो जाएगा, के टी। तो बी टी इज इक्वल टू, अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे के की वैल्यू जब पुट करेंगे, के की वैल्यू जो होती है 8.62 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन। तो इसकी वैल्यू पुट करने पे बी टी इज इक्वल टू टी बाई 11,600 वोल्ट्स आ जाएगा। ये अपना डायरेक्ट फार्मूला हो गया, इसे अपन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पूछ सकता है, कोई भी टेम्परेचर दे देगा आपको और आप पूछेगा इसका वोल्ट इक्विवेलेंट कितना होगा, तो अपन इसे निकाल लेंगे। यहाँ टेम्परेचर केल्विन में होगा, अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसमें 273 उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो वही उसका टेम्परेचर होगा जो अपने इसमें पुट करना है। यहाँ पे अपन देखें के की वैल्यू तो 8.62 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रोवोल्ट पर डिग्री केल्विन है। अगर वो जूल में हो तो जो के वार था यहाँ पे, वो के वार है, जो ये के वार है ये जूल में है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर डिग्री केल्विन। ये वैल्यू भी पूछ सकता है, ये भी आपको याद रखनी है। ये वोल्ट में कांस्टेंट है दोनों के दोनों, और ये जूल में है के वार, और ये के है जो इलेक्ट्रोवोल्ट पर डिग्री केल्विन में है। अगर अपन रूम टेम्परेचर का इक्वलेंट में कितना वोल्टेज होगा, तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं अपन। 27 डिग्री का इक्वलेंट होगा वो केल्विन में 300 हो गया। 300 को अपन वैल्यू पुट करेंगे तो 0.0256 वोल्ट्स आ गया। तो बी टी है वो 26 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर करस्पॉन्ड टू ए वोल्टेज ऑफ 26 मिली वोल्ट। अब हम देखते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होती है? तो मोबिलिटी तो ये मीज़र है हाउ क्विकली इलेक्ट्रॉन्स या होल्स है वो एक वन प्लेस टू अनदर मूव कर रहे हैं, कितनी क्विकली वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, यही मोबिलिटी है। मोबिलिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस म्यू प्रोपोर्शनल टी माइनस एम। तो यहाँ माइनस एम जो एम की वैल्यू है वो जर्मेनियम के लिए 166 और 2.33 होती है, सिलिकॉन के लिए 2.5 और 2.7 होती है। इसमें जो ज़्यादा वाली वैल्यू है ये 2.33 2.7 ये होल के लिए है, क्योंकि होल का जो मास है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसके लिए एम ज़्यादा होगा। इसकी वजह से ये और ये करंट इलेक्ट्रॉन का कम होगा 1.66 और 2.5। तो आपको ये भी वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी। जर्मेनियम के लिए एम 1.66 और इलेक्ट्रॉन के लिए होल के लिए 2.33, सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5 और होल के लिए 2.7। तो मोबिलिटी आपने देख ली। अब मोबिलिटी की अगर अपन वो देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंस इसकी देखने के 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर तक तो ये कांस्टेंट रहती है मोबिलिटी, और 10⁻³ से 10⁻⁴ तक ये 1/√E के प्रोपोर्शनल होती है, और 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर से अगर ग्रेटर देन है ई की वैल्यू, तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ई के। तो ये अपन ग्राफ में भी देख सकते हैं 10⁻³ तक ये कांस्टेंट है मोबिलिटी, ये मोबिलिटी है बाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वोल्ट पर सेंटीमीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। 10⁻³ तक ये कांस्टेंट है, 10⁻⁴ तक ये 1√E के प्रोपोर्शनल है, और इसके आगे ये 10⁻⁴ से अगर ग्रेटर देन है ई की वैल्यू तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन और होल की ये मोबिलिटी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट इस पर, तो ये अपन को याद रखनी है। ये जो जर्मेनियम के लिए 3800 और 1800 होती है, जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज़्यादा होती है, इसलिए जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन की होगी और कम वाली है वो होल की है। 3800 इलेक्ट्रॉन की और होल की 1800। उसी तरह से सिलिकॉन के लिए 1300 इलेक्ट्रॉन के लिए, 500 होल के लिए। गैलियम आर्सेनाइड के लिए 5800 इलेक्ट्रॉन के लिए और 400 होल के लिए। अब यहाँ जो हम रेशियो निकालें म्यू एन बाई म्यू पी, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है
और होल की मोबिलिटी है अलग अलग अगर मटेरियल के लिए निकालें तो जर्मेनियम के लिए 2.1:1 आता है, सिलिकॉन के लिए 2.6:1 आता है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए 14.5:1 आता है। तो मोबिलिटी जिस मटेरियल की जितनी अधिक होगी वो मटेरियल हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए उतना ही सूटेबल होगा। दूसरी ये है कि जो ये μn/μp का जो रेशियो है वो जिसके लिए जितना ज़्यादा होगा उसका स्विचिंग टाइम उतना ही कम होगा। तो स्विचिंग के लिए अगर अपन को अगर मटेरियल डिसाइड करना है तो μn/μp के आधार पे लेंगे, और अगर अपन को हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए लेना है तो वो अपन मोबिलिटी देखेंगे, मोबिलिटी किस में ज़्यादा है। इसके बाद यूनिट निकाल अगर मोबिलिटी की, तो यूनिट मोबिलिटी की म्यू जो होता है वो होता है BD/E। BD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और E हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो और वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट हो गई। अब करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी, करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज कितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है वो करंट हो गई। अब वो जो डेंसिटी है करंट डेंसिटी, वो अगर उसमें अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी फ्लो हो रही है वो है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी को मेजर करने के लिए उसका जो एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो J = I/A, J = N/Q/TA हो गया, और ये J/N/Q, और ये अपन T की वैल्यू रखें तो T को अपन लिख सकते हैं L/V। L यहाँ लेंथ हो गई और V वेलोसिटी हो गई। तो N/LA को अगर अपन अलग ले लें और QV, तो N/LA ये हो गई ये अपना वो N हो गया, यहाँ N है जो चार्ज डेंसिटी है ये पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये देखें QV, अब इसकी NQ जो है वो चार्ज डेंसिटी हो गई और V ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ही है। अब देखें अपन कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी है J = NQV। V की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी NQ μE होता है, V की वैल्यू पुट कर दी, और NQ म्यू की जगह सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी हो गई, और E ये है ये, तो सिग्मा = NQ म्यू अगर अपन कैलकुलेशन करें तो जो J = सिग्मा E है, पहले ये ओम्स लॉ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं सीधा कि ओम्स का लॉ इनमें कौन सा है, 3-4 इक्वेशन वो दे देगा, इनमें से एक ये देगा J = सिग्मा E, तो ये ओम्स लॉ है, क्योंकि J है जो करंट के इक्विवेलेंट और E प्रोपोर्शनल, E यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिग्मा इसमें जो अपना ओम्स लॉ है वो V प्रोपोर्शनल टू I होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V प्रोपोर्शनल B यहाँ, क्योंकि E को V/D लिख सकते हैं, D कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये ओम्स लॉ है। कंडक्टिविटी मेनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, सो इन सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कंडक्टिविटी है वो जर्मेनियम तो 6% इंक्रीज होती है, सिलिकॉन में 8% इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी डिनोट करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल और डिवाइस। कंडक्टिविटी है क्या चीज़, ये करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है किसी डिवाइस की या मटेरियल की, उसे डिनोट कर रही है। तो इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर के लिए और लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लिए तो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ती है, लेकिन जो हैवली डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है वो बिल्कुल मेटल की तरह बिहेव करता है, और मेटल और हैवली डोप्ड सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ घटेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी। तो ये हो गया, मतलब डिक्रीज होगी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब अपन ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, तो अगर अपन कोई सेमीकंडक्टर पे अगर कोई वोल्टेज या जो फील्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो करंट है वो ड्रिफ्ट करंट है। और डिफ्यूजन करंट क्या होता है, अगर कोई जैसे सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे अपन डोपिंग करते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर में नॉन यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है कैरियर कंसंट्रेशन में, कहीं पर कैरियर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, इधर ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन होगी, इधर लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब कैरियर का फ्लो होगा तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो डिफ्यूजन करंट हो गई। अब अपन निकालें लेंथ ऑफ डिफ्यूजन के लिए क्या फॉर्मूला है, तो लेंथ ऑफ डिफ्यूजन है वो √D√τ, ये टॉ है,
सेंटीमीटर में आ जाएगी। डी है डिफ्यूजन का कांस्टेंट है फॉर चार्ज कैरियर, और टॉ है मीन लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। अब आइंस्टाइन रिलेशनशिप क्या है, इसके ऊपर पूछ सकते हैं। तो डी पी बाई म्यू पी इज इक्वल टू डी एन बाई म्यू एन इज इक्वल टू बी टी। तो डी पी या डिफ्यूजन कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है डी, म्यू मोबिलिटी है, बी टी वोल्ट इक्वलेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो ये अपन को याद रखना है आइंस्टाइन रिलेशनशिप, यानी कि डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, वो वोल्ट इक्वलेंट ऑफ टेम्परेचर के इक्वलेंट होता है, यानी वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, जितने किसी टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट रहेगा। अब एनर्जी गैप देखें अपन, एनर्जी गैप टेम्परेचर पर किस पर डिपेंड कर रहा है, तो एनर्जी गैप होता है ई जी टी इजक्वल टू ई जी जीरो माइनस बी जीरो टी। तो यहाँ बीटा जीरो जी टी, ई जी जीरो है वो एनर्जी बैंड गैप एट 0 डिग्री केल्विन है, बीटा जीरो है वो मटेरियल कांस्टेंट है, और ई जी सिलिकॉन के लिए ई जी टी होता है वो ई जी 1.21। तो 0 डिग्री केल्विन पे उसके एनर्जी बैंड जो एनर्जी गैप होता है वो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, माइनस बीटा की वैल्यू 3.60 इंटू 10⁻⁴ टी। उसी जर्मेनियम के लिए 0 डिग्री केल्विन पे 0.785 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 2.23 इंटू 10⁻⁴ टी। तो ये दोनों फार्मूले भी अपन को याद रखने हैं, ये भी इसमें से भी पूछ सकता है कि कोई टेम्परेचर दे देगा और इसमें आपको पूछेगा कि उसके इस टेम्परेचर पे इसमें बैंड गैप कितना होगा। जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए अलग फार्मूला है, इसमें केवल ये 0 डिग्री केल्विन वाला अपन को याद रखना है। सिलिकॉन में 1.21 होता है, जर्मेनियम 0.785 होता है। इसमें से अब सिलिकॉन के लिए क्योंकि वो टेम्परेचर से बैंड गैप तेज़ी से कम हो रहा है, इसलिए 3.60 माइनस 10⁻⁴। जर्मेनियम की में कम, सिलिकॉन की तुलना में थोड़ा कम होता है, इसलिए 2.23 इंटू 10⁻⁴ टी। अब हॉल इफेक्ट क्या है, तो कोई स्पेसिमेन कोई पीस ले लें सेमीकंडक्टर का या मेटल का, उसे अगर उसमें करंट आई फ्लो करें और उसे एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस हो जाता है डायरेक्ट, जो कि आई और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यही इसी फिनोमेना को हम हॉल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हॉल कोफिशिएंट आर एच होता है वो 1/ρ होता है, तो आर एच इजकल टू बी एच डब्ल्यू बाई बी आई, और म्यू इजकल टू 8/3 सिग्मा आर एच, इसे इक्वलेंट मान सिग्मा आर एच 8/3 को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हॉल इफेक्ट इज यूज टू फाइंड वेदर सेमीकंडक्टर एन टाइप है या पी टाइप है, ये फाइंड करने के लिए। मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल और कैरियर कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों के लिए, कैरियर कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए भी अपन हॉल इफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये अपन ने देख लिया हॉल इफेक्ट। अब ये अब अपन देखते हैं फर्मी लेवल। जो फर्मी लेवल है वो एफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई ई माइनस आई ई एफ बाई के टी। तो फर्मी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये, और इसे ई इज इक्वल टू ई एफ है। तो एफ ई जो प्रोबेबिलिटी होगी फर्मी लेवल की, जो ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 50% होगी, 0.05 आ जाएगा यहाँ। और अगर ई इज ग्रेटर देन ई एफ है तो एफ ई प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी। अगर ई स्मॉल देन ई एफ है देन एफ ई इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये 0 केल्विन पे है ये ग्राफ। ये जैसे कम है टेम्परेचर तो ऑक्यूपाई होने की 100% प्रोबेबिलिटी हो गई, तो 1 हो गया, इसकी एफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और अगर ये इससे ये अगर ई इज़ ग्रेटर देन ई एफ है तो इस कंडीशन में एफ ई इक्वल टू 0 हो गया, यानी उसका 0 प्रोबेबिलिटी